हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान की श्रृंखला में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक दृष्टि में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय समय पर इसमें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन हुआ। तो गणना की दृष्टि से वर्तमान में 22 भाग से बढ़कर अब 25 भाग हो गया और 395 अनुच्छेद हैं वो लगभग अब बढ़ के 452 अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अब आर्टिकल नंबर 1 की तरफ चलेंगे, अनुच्छेद 1 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। संविधान में हमारे देश के लिए दो नाम का उल्लेख मिलता है, एक इंडिया और एक भारत। हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं मिलता है। अब आर्टिकल 2 की तरफ चलेंगे हम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 2 और 3 को मिला के बना दिए जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो याद रखना होगा कि अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित है। अगला अनुच्छेद हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 बात करता है। जो हमारा नागरिकता है ये हमें 5 आधारों पर मिलती है। ये जो 5 आधार होंगे उसमें पहला होगा जन्म के आधार पर, दूसरा जो होता है वंश के आधार पर, तीसरा जो होता है देशीकरण के आधार पर, चौथा रजिस्ट्रेशन के आधार पर और पांचवा विदेशी विभाग को भारत में मिला लिए जाने के बाद वहाँ के जो निवासी होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। और 4 आधार पर हमारी नागरिकता जा सकती है, नागरिकता का लोप हो सकता है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? पहला जो है देशद्रोह, दूसरा जो है भ्रष्टाचार, तीसरा जो है स्वेच्छा से त्याग कर देते हैं अगर नागरिकता, और चौथा जो है विदेशी राज्य की अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो इन 4 आधारों पे हमारी नागरिकता का लोप हो जाएगा। इसी क्रम में अगला आर्टिकल हम देखेंगे, अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार यानी विधि के शासन का उल्लेख आर्टिकल 14 में है। जो विधि का शासन है ये प्रोफेसर डायसी ने दिया है, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यह नकारात्मक अधिकार है। विधि इसमें जो है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता कहने का अर्थ यह है कि विधि सभी के लिए समान होगा और इसे जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो विधि के समक्ष समानता है, देश के सभी व्यक्ति किसी जाति धर्म के हों,
कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, सभी के लिए एक कानून होगा। कोई भी व्यक्ति जो होगा कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। ऐसा विधि के समस्त समानता में बताया गया है। और विधियों के समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है विधियों के समान संरक्षण में। यह सकारात्मक अधिकार है। अगले अनुच्छेद की तरफ चलेंगे। जितने इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आर्टिकल 15 में हम देखेंगे। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, यानी मना करता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है ये अवसर की समानता की बात करता है हमारा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 देखेंगे आर्टिकल 17 को। यह अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 18 को। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत की बात करता है। तो हमारी जो उपाधियां हैं इसमें विद्यालय या सेना से संबंधित जो उपाधि है ये अपवाद हैं। जो विद्यालय संबंधी उपाधि थी जैसे BA, MA, PhD और सेना संबंधित जो हैं अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये जो हैं आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। संविधान लागू होने के कुछ समय बाद यानी 1954 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ जैसे भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री जब दिए जाने लगा तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बालाजी राघवन। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दिया और कहा कि ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उन्होंने बताया कि उपाधियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक जन्माधारित और एक होती है कर्माधारित। तो जन्माधारित जो हमें उपाधियां दी जाती हैं ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन करती हैं, लेकिन जो कर्माधारित होंगी, जो विभिन्न श्रेणियों में योगदान के लिए दी जाएंगी, ये जो होंगी आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी में कुछ और भी स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। 19(1) क के तहत ये स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं, जो ये वाली हैं। इससे इसमें है बोलने की और मौन रहने की भी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर कहीं बस जाने की स्वतंत्रता और भारत में अपने मनपसंद व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसी में 19(1) का 6 जो है, 6 से छाता जो होता है 6, इसमें जो है हमारा फुटपाथ पर ठेला लगाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20 को देखेंगे। आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है हमारा। अनुच्छेद 21
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हम लोग देखेंगे। समय समय पर न्यायालय द्वारा कुछ हमें अधिकार दिए गए, जिसे आर्टिकल 21 में हम देखेंगे। यह है अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, इसे और स्वच्छ जल पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, ये गलत हो गया, पानी नहीं होना चाहिए, पाने का अधिकार। मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न नहीं किए जाने का अधिकार, और किसी गैर व्यक्ति को चिकित्सा पाने का अधिकार। विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता, ये मेनका गांधी केस में हमको स्वतंत्रता मिली थी, विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, एक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था, तो इसे 86वां नंबर संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में है अनुच्छेद 22 का उल्लेख। उसे अपने गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार होगा और उसे अपने मर्जी से वकील करने का भी अधिकार दिया गया है, और 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आने जाने के समय छोड़कर। अगर वो दूसरे देश का हमारा शत्रु है तो उस पर ये आर्टिकल लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 23 को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध यानी मानव दुर्व्यापार की मनाही है, और टॉपिक ये मानव अंगों की तस्करी पर रोक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद हमारा 23 में है। अनुच्छेद 24 को देखेंगे हम लोग। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है, यानी खतरनाक स्थानों पर बच्चों को काम करने से रोक लगाता है ये अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिक्कों को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद में दिया गया है। अगर कभी कभी राज्य युक्त रोक भी लगा सकता है सिक्कों को कृपाल धारण करने से, अगर सरकार को कानूनी व्यवस्था आदि में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो क्वेश्चन बनता है कि सिक्कों को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये हमारा अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 26
धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 26 में दिया गया है। और अनुच्छेद 27, धर्म से संबंधित कोई टैक्स या कर नहीं लगेगा, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 27 में। सभी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 19A में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद हम लोग 31, आर्टिकल 31 निरसित हो गया है, मतलब समाप्त हो गया है। पहले ये हमारे मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब इसे निरसित कर दिया गया है। तो इसे हम 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके इसे विधिक कानून बना दिया गया है। अब इसे विधिक कानून बना दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखते हुए एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को इस संविधान की मूल आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है हमको। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं 36 से लेके 51 तक में इनका वर्णन है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 39A यानी अनुच्छेद 39 का की चर्चा करते हैं। इसमें समान तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण संरक्षण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। 48 का में पर्यावरण संरक्षण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 देखेंगे, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। यही भारत के विदेश नीति से भी संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से भी संबंधित अनुच्छेद है, कहलाता है। फंडामेंटल ड्यूटी 51 का में उल्लेख है। 51 का में हमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यह जो था मूल कर्तव्य, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना होगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और इसमें पहले जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में वर्तमान में इसकी संख्या अभी 11 हो गई है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जो शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जो भारत के राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल नहीं होते हैं, जब हम लोग राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अनुच्छेद के माध्यम से बस ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्टिकल 54 में किसका वर्णन है। तो ये निर्वाचक मंडल का, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अगला टॉपिक अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा। तो इसका जो चुनाव होता है इसमें कुछ टर्म है, जैसे आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष, ये आपको सब देखने को मिलते हैं, जिसे आप जानते रहिए। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन या पुनः वह चुना जा सकता है कि नहीं, इसका उल्लेख 57 में मिलता है। तो भारत में जितनी बार चाहे उतने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसमें संविधान मौन है, इस बात पे कुछ नहीं लिखा गया है। अधिकतम उम्र क्या होगी इसका भी हमारे संविधान में जिक्र नहीं है कहीं। लेकिन वहीं अमेरिका में जो है, अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के पद की योग्यता, कौन व्यक्ति जो होगा उसकी योग्यता क्या होगी जो राष्ट्रपति के लिए योग्य होगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 60 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात किया गया है 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा उल्लेख आर्टिकल 62 में है। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 66 है। और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर उस दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे एग्जाम में
प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति जो क्षमा दान करता है वो एक लघुकरण, परिहार, विराम, परिलंबन और क्षमा। किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति उसे चाहे तो क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 74 में ऐसा उल्लेख है। और अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसा उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 75(1) में। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो इसमें आपका महान्यायवादी भी आता है। इसका कार्य जो है भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना है। इसको एक ही साथ देखेंगे तीनों अनुच्छेद को। अनुच्छेद 79, 80 और 81। 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा के गठन या संरचना का प्रावधान है। और 81 में लोकसभा के संरचना या गठन का प्रावधान है। इसको सरला से देखें तो 100 से 79 में संसद का गठन, र से राज्यसभा का गठन, 80 में, अल्लाह से देखें तो लोकसभा का गठन 81 में। अनुच्छेद 85 जो है राष्ट्रपति के सत्रावसान से संबंधित है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सत्र को बुला सकता है। यह कार्य जो करता है वो मंत्रिमंडल के सलाह पे ही करता है। ये मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, जब हम लोग विस्तार से संविधान में मंत्रिमंडल वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। अनुच्छेद 101 ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर हो जाने पर, जब हमारा कोई कानून बनता है और उसमें जब मतदान होता है और दोनों तरफ से मतदान बराबर हो जाता है तो उस समय निर्णायक मत के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत देता है। तो वो उसी संबंधित जो अनुच्छेद है वो 101 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित अगर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई धन विधेयक संबंधित मैटर है और संविधान संशोधन से संबंधित है तो उस कंडीशन में आप संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। अनुच्छेद 110 में
धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 11 में है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति दी जाती है। और अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जा सकती। संसद में क्या हो रहा है इसकी जांच जो है न्यायालय नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 122 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला अनुच्छेद देखेंगे 123 को। इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जिन जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, राष्ट्रपति उन सभी विषयों पे अध्यादेश भी जारी कर सकता है। जो ये अध्यादेश जारी करने को राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है, ये जो शक्ति हमको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला अनुच्छेद 124 को देखेंगे। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सर्वोच्च न्यायालय का। ये गलती से उच्च न्यायालय हो गया टाइप करते समय। अनुच्छेद 127 को देखेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान है 127 में। और अनुच्छेद 129 जो है अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 129 में मिलता है। अनुच्छेद 137 को देखेंगे। उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान है, ये आर्टिकल 137 में मिलता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है। राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये जो सलाह देगा ये सर्वोच्च न्यायालय देगा। अनुच्छेद 148 को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से भी हम जानते हैं, इसका उल्लेख 148 नंबर अनुच्छेद में हुआ है। इसकी नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और उम्र जो होता है 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। और त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को देता है। कैग के कुछ और भी कार्य हैं, जैसे भारत राज्य की संचित निधि का ये रखवाला होता है, भारत राज्य की अकास्मिक निधि का, भारत राज्य के लोक लेखा निधि का। ऐसी कंपनियां जिसमें भारत का राजस्व हो, इन सभी का लेखा परीक्षण करता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है और ये राष्ट्रपति को देता है। ये कार्य जो है कैग का है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। अगला अनुच्छेद देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 155। ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्ति दी गई है। ये मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की
नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 165 देखेंगे, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायवादी भारत सरकार का वकील था, वैसे ही अनुच्छेद 165 में प्रत्येक राज्य में एक राज्य का महाधिवक्ता होगा। तो राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का एक महाधिवक्ता का प्रावधान है और यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है। कार्यकाल इसका क्या है, निश्चित नहीं है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जैसे 76 में महान्यायवादी है, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 76 में जो महान्यायवादी है वो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता था, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता था और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता था। ठीक उसी प्रकार ये महाधिवक्ता जो होगा ये राज्य का विधि अधिकारी होगा, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और ये त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। एक दूसरे से रिलेट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अनुच्छेद 174 की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति देना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में मिलता है। राज्यपाल चाहे तो वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में दिया गया है। अनुच्छेद 213 को देखेंगे। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। जैसे अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 214 देखेंगे। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी यानी हाई कोर्ट। सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में यह व्यवस्था की गई है, एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक न्यायालय 2 राज्यों के लिए भी हो सकती है। यह सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 को देखेंगे। उच्च न्यायालय का एक अभिलेखी न्यायालय होना। अनुच्छेद 217 देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 222 है वह न्यायाधीशों का स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 226 को देखेंगे। ये उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 का जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में
बताता है। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अनुच्छेद 243 ख जो है पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ट जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ये जो अनुच्छेद हैं ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 243 थ ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 य झ जो है सहकारी समितियों का निगमन। ये जल्दी एग्जाम में पूछा गया था अभी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 243 य झ जो सहकारी समितियों के निगमन से संबंधित है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के लिए संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने संसद की शक्ति दी गई है। इसमें राज्य सूची से संबंधित संसद को पावर दी गई है कि वह चाहे तो राज्य के लिए भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध के बारे में अनुच्छेद 263 बताता है। अनुच्छेद 267 को देखेंगे। अनुच्छेद 267 जो है यह भारत के आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा करता है। और अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग के बारे में हमारा उल्लेख है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और 300 क जो है हमारा विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 300 क में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो 315 ये लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है 324 में। अनुच्छेद 326 को देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन जो चुनाव होगा, निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होगा, ऐसा उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, किस लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 331 ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। अब इसे निरसन कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। 104 नंबर समय पहले इसका था प्रावधान कि आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों का सीट आरक्षित होती थी, तो इसे 104 में संविधान संशोधन द्वारा 104 नंबर के संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे निरसन कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया है। वो अनुच्छेद 338 देखेंगे। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 क जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 343 को देख लें। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित है। जो हमारा अनुच्छेद 343 है, ये संघ की राजभाषा और हिंदी और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में उल्लेख है। अनुच्छेद 344 जो राजभाषा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 350 को देखेंगे। ये प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वो मातृभाषा में दी जाएगी, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 350 क में है। अनुच्छेद 352 यह एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो बार बार एग्जामों में इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसे हम देखेंगे। यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अब तक 3 बार, कई बार 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। पहली बार जब लगाया गया था युद्ध के कारण लगाया गया था, भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में, और दूसरा जब ये भी युद्ध के कारण ही राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था। और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा ये आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाया गया था, और उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली जी थे। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग कि जब हमारे 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। और अनुच्छेद 355 का जिक्र करते हैं, तो अनुच्छेद 355 में जब कभी भी किसी राज्य के बाहरी युद्ध का खतरा हो या आंतरिक अशांति हो जाए तो केंद्र सरकार का या केंद्र का यह कर्तव्य बनता है कि वह राज्य को सुरक्षा दे या सुरक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपबंध। कहने का ये अर्थ है कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। 356 में राष्ट्रपति शासन का सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब के पेप्सू प्रांत में 1951 में लागू हुआ था। अब तक 100 बार से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। ये भी कुछ फैक्ट हैं जिसको याद रखेंगे। अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय मौलिक अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 19 है उसे निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। और अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति चाहे तो कुछ या सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 359 में राष्ट्रपति चाहे तो कुछ या सभी मूल अधिकार जितने हमारे दिए गए हैं आपके 12 से लेके 35 तक में सबको निलंबित कर सकता है। लेकिन अब एक संविधान संशोधन हुआ जिसे 44वां संविधान संशोधन कहते हैं, उसके द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में अब निलंबित नहीं होंगे।
ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो युद्ध या बाह्य आक्रमण किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला अनुच्छेद देखेंगे 360, वित्तीय आपात। अब तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है हमारे देश में, वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया 361 में। 361 में उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं कराई जा सकती और उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई मुकदमा न तो जारी किया जा सकता है और न तो नया मुकदमा चलाया जा सकता है, और उनके कार्यकाल के दौरान किसी आपराधिक मामले में उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये लास्ट अनुच्छेद था जो इम्पोर्टेंट था, परीक्षा की दृष्टि से हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किए हैं। और आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू।